हेलो दोस्तों, मैं अविराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग केवीएस पीआरटी 2023 परीक्षा के संदर्भ में बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल की क्लास में हम लोगों ने बाल मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों को हल किया था। आज उसके आगे हम लोग बचे हुए 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक हल कर लिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा का लाभ है? कौन सी समावेशी शिक्षा का लाभ है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। देखेंगे नीचे कथन क्या दिया है। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा का कौन सा लाभ है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। पहला कथन इसमें दिया है, स्कूल के माहौल को सख्त बनाया जा सकता है। अगला है, यह बच्चों को अपने परिवारों और समुदाय के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला है, यह गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये 3 कथन दिए हैं। आप लोगों को ये चीज़ बतानी है। नीचे ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन नीचे दिए हैं कि पहला मतलब दूसरा और तीसरा सही है, या केवल तीसरा सही है, या तीनों सही हैं, या केवल पहला सही है, पहला और दूसरा। तो दोस्तों, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सेकेंड और थर्ड दोनों। सेकेंड कौन सा है देखेंगे, यह बच्चों को अपने परिवार और समुदायों के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही बात है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में। अगला क्या है, यह गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद करता है। यह भी बात सही है। पहला क्यों गलत हुआ इसको देखेंगे हम लोग कि स्कूल के माहौल को सख्त बनाया जा सकता, ऐसी कोई बात नहीं कहता है समावेशी शिक्षा कि स्कूल के एटमॉस्फेयर को आप सख्त करिए। अगर आप सख्त करेंगे स्कूल के माहौल को तो बच्चा स्कूल ही नहीं आएगा। तो ऐसा कोई समावेशी शिक्षा में लाभ या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये वाली बात आपकी गलत हो जाएगी। बाकी दूसरा और तीसरा ये सही हो जाएगा। इसीलिए आपका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप लोगों को इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर आई होंगी। दोस्तों, आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। राज साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और एकांत गतिविधि पसंद करता है, यह इंगित करता है। मतलब राज ये एक बच्चा है। क्या है सिस्टम इसमें देखेंगे कि राज एक बच्चा है, वह साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और एकांत गतिविधि करना पसंद करता है, यानी कि वो अकेले में रहना पसंद करता है, यह इंगित करता है। देखेंगे पहला ऑप्शन है एक लोकप्रिय बच्चा, अगला है एक तिरस्कृत बच्चा, अगला है एक ईर्ष्यालु बच्चा और अगला है एक खुशहाल बच्चा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक तिरस्कृत बच्चा। वो एक तिरस्कृत बच्चा है, इसीलिए उसको अकेले में गतिविधि करना पसंद है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 73। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कहते हैं कि वंचित समूह वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, अगला है विशेष शिक्षा, अगला है एकीकृत शिक्षा और अगला है अपवर्जन शिक्षा। दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगी कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना ऐसा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आप लोग समावेशी शिक्षा के बारे में और कुछ फैक्ट चीज़ें समझिए। दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा होती है इसका आशय क्या होता है? इसका आशय दिव्यांग विद्यार्थियों
और दिव्यांग विद्यार्थियों को आजकल के समय में क्या बोला जाता है कि विशिष्ट बालक कह लें या दिव्यांग बालक कह लें। दोस्तों, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालक या बालकों को सामान्य बालकों के साथ में बैठाकर एक साथ पढ़ाना चाहिए, ताकि हो क्या, ताकि सामान्य बच्चों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में कोई भेदभाव न रहे। इसीलिए इनको दोनों को एक साथ बैठ के पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग वंचित समूह वाले बच्चों को या विशिष्ट रूप से अशक्त बच्चों को और सामान्य बच्चों को अलग अलग करके पढ़ाएं। ऐसा कुछ भी समावेशी शिक्षा नहीं कहता। आपसे कहा गया था क्वेश्चन कि वंचित समूह या विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाना, ये कौन कहता है, यानी कि इसका अभिप्राय क्या है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये बात कही गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6-7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण क्या है। क्वेश्चन क्या है, देखेंगे कि एक लड़की है आशा, जिसका नाम आशा है, वह 14 वर्ष की आयु में वो कार्य करती है जो 6-7 वर्ष के बच्चे करते हैं। तो यह अवस्था उसकी किस कारण है, ये चीज़ पूछी गई है। पहला ऑप्शन है मानसिक अक्षमता, अगला है अपंगता, अगला है आनुवंशिकता और अगला है कुपोषण। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मानसिक अक्षमता। दोस्तों, आप समझिए, मानसिक अक्षमता के कारण बालक या बालिकाओं में अपने आयु वर्ग के नीचे के समान अधिगम कार्य नहीं कर पाते। मतलब होता क्या है कि मानसिक अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं वो अपनी आयु वर्ग के नीचे बच्चों के समान भी वो उस तरीके का कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर मानसिक अक्षमता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, इनमें से कौन सी अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है 50 से नीचे बुद्धि लब्धि, अगला है धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई, अगला है अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, अगला ऑप्शन है एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे कहे जाते हैं। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ध्यान देना, अधिगम अशक्तता वाले बच्चे धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई महसूस करते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और आप दो लोग याद रखना, इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं इनको लर्निंग डिसाइडर, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संगठनात्मक पठन संबंधी विकार से ग्रसित होते हैं। ये जो ऐसे बच्चे होते हैं वो किस विकार से ग्रसित होते हैं, ये चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वे संगठनात्मक पठन संबंधी विकार से ग्रसित होते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है। डिस्ग्राफिया पूछा गया है। पहला ऑप्शन है पठन विकार, अगला है पठन विकार या पठन की, अगला है लिखने की, अगला है चित्रकला करने की, अगला है सुनने की। तो दोस्तों, जो डिस्ग्राफिया है ये एक प्रकार का लेखन विकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन थोड़ी चीज़ें आप लोग और समझिए डिस्ग्राफिया के संबंध में। दोस्तों, इस विकार से ग्रसित बालक जो होते हैं वो स्पेलिंग या हस्तलेखन जैसे कौशलों की कमी होती है। इनमें क्या होती है कि स्पेलिंग और हस्तलेखन जैसे कौशलों की कमी होती है। इसीलिए जो डिस्ग्राफिया वाले बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि लेखन प्रक्रिया कठिन और धीमी होती है। उनमें लेखन प्रक्रिया में कठिनाई महसूस करते हैं और लेखन प्रक्रिया उनकी धीमी भी होती है। तो ये हो गया डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, लेखन अक्षमता से। दोस्तों, यहीं पे अगर समझ लें पठन विकार के लिए कौन सी क्षमता होती है,
उसे क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डिस्पेक्सिया, डिस्ग्राफिया, और इसको बोला जाता है डिस्पेक्सिया नहीं दोस्तों, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया ये पठन विकार यानी कि पठन संबंधी अक्षमता से संबंधित है, ये चीज आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मतलब क्या है कि ये जो चारों विकल्प दिए हैं, इनमें से कोई एक ऐसा है कि उसको छोड़कर अन्य तीनों के कारण अधिगम अक्षमता जो होती है वो उत्पन्न हो सकती है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है जन्म से पहले मां द्वारा मदिरा सेवन, अगला है मंद बुद्धिमत्ता, अगला है शैशव काल के समय दिमागी बुखार, और अगला है शिक्षक की शिक्षण शैली। तो दोस्तों आप इसका आंसर सभी जानते होंगे कि के अतिरिक्त मतलब कौन सा एक ऐसा कारण है जिसके कारण अधिगम अक्षमता नहीं उत्पन्न हो सकती, बाकी सभी कारणों से उत्पन्न हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की शिक्षण शैली। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षक की शिक्षण शैली के कारण अधिगम अक्षमता कभी उत्पन्न नहीं होगी। बाकी आप ध्यान रखिए कि जन्म के पहले माँ का मदिरा सेवन या नशीली दवाओं का सेवन करना, ये अगर माँ करती है तो जो उसका बच्चा होगा उसके अंदर अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। और मंद बुद्धिमत्ता, अगर मंद बुद्धिमत्ता उसकी माँ की होगी तो वह आनुवंशिक लक्षण से उसके बच्चे के भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब वो शैशव काल की अवधि में होता है, तो उस समय अगर उसको दिमागी बुखार आ जाएगा तो उस कारण भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों ऑप्शन हैं, ये अधिगम अक्षमता उत्पन्न होने के कारण है। बाकी ये शिक्षक की शिक्षण शैली, इसके कारण कभी अधिगम अक्षमता नहीं उत्पन्न होगी। और यहां यही पूछा गया था किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता नहीं उत्पन्न होगी, तो यहां पे शिक्षक की शिक्षण शैली, ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, अधिगम अशक्तता वाले, अब देखेंगे ये क्वेश्चन है, पहला है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, या अगला ऑप्शन है बच्चे दृश्य शब्दों, इसको बोलते हैं साइड वर्ड, को आसानी से पहचानते और समझते हैं, अगला है बच्चों की मानसिक विकास मंद होता है, बच्चों का जो मानसिक विकास होता है वो मंद होता है, अगला ऑप्शन है बच्चे निम्न बुद्धिलब्धि वाले होते हैं। तो दोस्तों जो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन सी बात इनके संदर्भ में सही है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को अक्षरों और वर्णों में भ्रम क्यों होता है एक समान दिखाई देने वाले। जैसे होता क्या है दोस्तों कि जैसे ये बी बना है, तो वो लोग बच्चे क्या करेंगे, जो ऐसे बच्चे होंगे वो बी को डी पढ़ेंगे और जैसे एम को डब्लू पढ़ना, ऐसी कठिनाई उनमें महसूस होती है, यानी कि वो वर्डों को पलट नहीं पाते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। तो इसके संदर्भ में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। प्रतिभावान बालक की बुद्धिलब्धि होती है, प्रतिभावान बालक की आईक्यू कितनी होती है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है 130, अगला है 140, अगला है 125, अगला है 120। दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में ये प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, सारे बालक पढ़ा रखे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी आईक्यू कितनी होती है। उनकी आईक्यू होती है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर बी 140। जो प्रतिभाशाली होते हैं बच्चे उनकी आईक्यू कितनी होती है? 130 से अधिक। ये लोग आप लोग याद रखना, ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप लोग एक चीज और समझिए, ये सारणी दोस्तों टरमन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। टरमन द्वारा, और किस सन में प्रस्तुत की गई थी? 1916 में। 1916 में आईक्यू सारणी टरमन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों आप लोग याद रखना कि टरमन ने 1916 में स्टैनफोर्ड और बिने
परीक्षण के साथ जब इन्होंने बुद्धि पे परीक्षण किया बिने और स्टैनफोर्ड यानी कि बिने और साइमन द्वारा, तो इन्होंने एक बुद्धिलब्धि यानी कि आईक्यू सारणी प्रस्तुत की थी। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? 1916 में टरमन द्वारा दोस्तों। और एक चीज आप लोग याद रखिए, इन्होंने किस बुद्धिलब्धि, यहीं पे आप लोग समझ लीजिए क्योंकि 2-3 नीचे क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया कि अगर आईक्यू 130 से ऊपर है, 130 प्लस है, तो वो बच्चे प्रतिभाशाली होंगे। प्रतिभाशाली आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, प्रतिभाशाली। और दोस्तों 121 से 130 के अंतर्गत इन्होंने प्रखर बुद्धि वाले बच्चों को रखा है। और दोस्तों 111 से 120 के अंतर्गत इन्होंने तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को रखा है। और दोस्तों 91 से 110 के अंदर सामान्य बुद्धि वाले बच्चों को रखा है। और 81 से 90 तक इन्होंने मंद बुद्धि वाले बच्चों को रखा है। और 71 से 80 तक इन्होंने अल्प बुद्धि वाले बच्चों को रखा है। और 71 से कम आईक्यू वाले बच्चों को इन्होंने जड़ बुद्धि वाले बच्चों के नाम से जाना है। तो ये चीज आप लोग समझिए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था कि प्रतिभाशाली बच्चों की आईक्यू, तो प्रतिभाशाली बच्चों की टर्मन जी ने क्या बताया है कि 130 से ऊपर, यानी कि 130 से ऊपर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी 140। कहीं कहीं दोस्तों आप लोगों को 130 से 140 भी मिलेगा, या कहीं कहीं आप लोगों को प्रतिभाशाली बच्चों की आईक्यू 140 भी लिखी मिलेगी, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यह भी आईक्यू से संबंधित है। 140 से अधिक आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? दोस्तों आप अभी ऊपर हम लोग क्वेश्चन हल कर चुके हैं इस टाइप का। पहला है मूर्ख, अगला है मंद बुद्धि, अगला है सामान्य बुद्धि, अगला है प्रतिभाशाली। तो 140 से ऊपर वाली बात हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिभाशाली ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर सामान्य बुद्धिलब्धि की बात की जाए, सामान्य बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 91 से 110। और दोस्तों तो ये इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। प्रतिभाशाली 140 और सामान्य आईक्यू अगर पूछा जाए तो सामान्य आईक्यू कितनी होती है? सामान्य बुद्धि वाले की 91 से 110। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। एक शिक्षक द्वारा नियोजित पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में क्या भूमिका निभाई जाती है? देखेंगे कथन क्या दिए हैं। शिक्षक को आवश्यक रूप से औपचारिक मूल्यांकन के परिणामों की रिपोर्ट करनी चाहिए। अगला है शिक्षक को मूल्यांकन और प्रगति ग्रेड के परिणामों को छात्र के साथ साझा करना चाहिए। ये दो कथन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं, या पहली बात सही है, या केवल सेकंड सही है, या ना ही सेकंड और ना ही फर्स्ट, दोनों ही कथन गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ये मूल्यांकन के संदर्भ में ये पहला और दूसरा दोनों बातें ये सही हैं, यानी कि शिक्षक को आवश्यक रूप से औपचारिक मूल्यांकन के परिणामों की रिपोर्ट करनी चाहिए, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। और शिक्षक को मूल्यांकन के और प्रगति ग्रेड के परिणामों को छात्र के साथ साझा करना चाहिए, ये वाली बात भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। आप तथ्यात्मक से क्या समझते हैं? तथ्यात्मक से आप क्या समझते हैं, ये चीज पूछी गई है। पहला ऑप्शन है संदर्भ निर्भर नियम शैली, अगला है ध्वनि प्रणाली, अगला है व्याकरण, या अगला है शब्दावली। तो दोस्तों आप तथ्यात्मक से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर तथ्य के डिफिनीशन की बात की जाए तो तथ्य वे होते हैं जो किसी बात को आधार प्रदान करते हैं। तथ्य क्या होते हैं दोस्तों? तथ्य वे होते हैं जो किसी बात को आधार प्रदान करते हैं। और दोस्तों इसके अंतर्गत संदर्भ, निर्भर, नियम, शैली, स्थान का नाम आदि आते हैं, ये चीज। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों, आप लोग याद रखिए। संदर्भ, निर्भर, शैली, नियम और स्थान के नाम, ये चीजें और आती हैं। स्थान के नाम भी इसमें आते हैं, तथ्य में स्थान के नाम ये चीज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83।
पाठ्यक्रम के निर्धारक क्या हैं? पाठ्यक्रम के निर्धारक क्या हैं, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है उद्देश्य पद्धति मूल्यांकन, अगला है बुनियादी आदतें, कामा सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक कारक, अगला है संरचना विकास कार्यान्वयन, अगला है व्यक्तिगत ध्यान और सामाजिक जरूरतें। दोस्तों पाठ्यक्रम के निर्धारक कौन से होंगे, कौन वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पाठ्यक्रम के निर्धारक कौन है दोस्तों? बुनियादी जरूरतें, सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक कारक। ये जो है ये पाठ्यक्रम के निर्धारक हैं, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के निर्धारक हैं। दोस्तों अगर बात कर लें कि पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के अन्य निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। वे होते हैं जैसे सामाजिक विकार, सामाजिक विचार, सॉरी विकार नहीं विचार, सामाजिक विचार, पर्यावरणीय विचार, सांस्कृतिक विविधता, मनोवैज्ञानिक विचार, आर्थिक विचार, संस्थागत विचार और शिक्षक संबंधी विचार। ये सभी पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के निर्धारक होते हैं। अन्य ये मैंने बता दिए दोस्तों। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, नोट कर लीजिए कि पाठ्यक्रम के निर्धारक के रूप में निर्धारक कौन कौन से हैं। ये तीनों तो हैं, ये तो आप क्वेश्चन में मेंशन है, आप लोग हल करेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। लेकिन अन्य कौन से हैं वो आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। पहला आता है सामाजिक विचार, अगला है पर्यावरणीय विचार, अगला है सांस्कृतिक विविधता, अगला है मनोवैज्ञानिक विचार, अगला है आर्थिक विचार और अगला है संस्थागत विचार और अगला है शिक्षक संबंधी विचार। ये पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के अन्य निर्धारक हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। पाठ्यक्रम संप्रत्यय से तात्पर्य है। पाठ्यक्रम संप्रत्यय से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है शिक्षण संबंधी शिक्षण अधिगम सामग्री, या अगला है शिक्षण व्यूह रचनाएं, अगला है मूल्यांकन और अगला है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के ये सभी ही संप्रत्यय हैं। आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, जैसे दोस्तों शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण व्यूह रचनाएं तथा मूल्यांकन सब मिलाकर पाठ्यक्रम संप्रत्यय का निर्माण करते हैं। और दोस्तों विद्यालयी स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण पाठ्यक्रम के आधार पर ही होता है। ध्यान देना कि जो विद्यालयी स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण ये पाठ्यक्रम के आधार पर ही किया जाता है, ये चीज भी आप लोग याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिकार हैं? कौन से बच्चों के अधिकार हैं, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना, अगला है जीवन का अधिकार, अगला है माता पिता की देखभाल के लिए, अगला है मातृभाषा की बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना। ये चार कथन दिए हैं और पूछा गया है कि कौन सा बच्चों के अधिकार हैं। तो पहला ऑप्शन में दिया है कि पहला दूसरा तीसरा, अगला है दूसरा तीसरा चौथा, अगला ऑप्शन है पहला दूसरा चौथा और अगला ऑप्शन दिया है पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि ये चारों अधिकार हैं। ये अगला ऑप्शन दिया है बाल अधिकार के बच्चों के अधिकार के संदर्भ में। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों ही जो हैं ये बच्चों के अधिकार हैं। आप लोग याद रखना, ये चारों ही दोस्तों बच्चों के अधिकार हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। फैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फैक्ट क्वेश्चन है, बताना है आप लोगों को। क्या है क्वेश्चन? शिक्षक शिक्षा पर पहला एशियाई सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? शिक्षक शिक्षा पर पहला एशियाई सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है 14 से 19 अगस्त 1971 में, अगला है 14 से 19 जून 1971 में, ये सन यहाँ पे दोस्तों सन दिया है और ये डेट है। अगला है 14 से 19 दिसंबर 1971 में, या अगला है 14 से 19 सितंबर 1971 में। तो दोस्तों आप लोग याद रखना कि शिक्षक शिक्षा पर पहला एशियाई सम्मेलन संयुक्त रूप से शिक्षक शिक्षकों के संघ, जिसको बोलते हैं IATE, जिसको क्या बोलते हैं? IATE, जिसको बोलते हैं IATE, और शिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को शार्ट में क्या बोलते हैं? ICET,
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को शॉर्ट में बोलते हैं आईसीईटी, ये भी आप लोग ध्यान रखना। आईसीईटी द्वारा वर्ष 1971 में, तो 1971 तो सब में दिया है, 1971 में दोस्तों 14 से 19 जून के बीच में, यानी कि 14 से 19 जून के बीच में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। जब 1813 में ब्रिटिश भारत आए तो प्राथमिक विद्यालयों में उनके द्वारा दी शुरू की गई शिक्षा का माध्यम क्या था? मतलब क्या है कि जब 1813 में ब्रिटिश लोग यानी कि अंग्रेज लोग भारत आए थे, तो तब प्राथमिक विद्यालयों में उनके द्वारा शुरू की गई शिक्षा का माध्यम क्या था? पहला है ओरिएंटल, या अगला है अंग्रेजी, अगला है हिंदी और अगला है क्षेत्रीय भाषा। तो दोस्तों ध्यान देना कि 1913 में क्या था कि ब्रिटिश आए थे, और इसी में 1913 नहीं दोस्तों, सॉरी 1813 में ब्रिटिश आए थे, और 1813 में ही चार्टर एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारतीय शिक्षा पर क्या किया था कि 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार दिया था। इसके पश्चात क्या हुआ था, इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम माना था। मतलब क्या है कि 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल जो थे, इन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया था कि 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार दिया था, और उस 1 लाख शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया था कि शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा को माना था। शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा को माना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन आगे आप लोग और समझिए, 1835 में मैकाले नीति के तहत 1835 में मैकाले कमीशन आया। मैकाले नीति के तहत क्या हुआ कि इन्होंने जो शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम इन्होंने क्या माना, अंग्रेजी को माना। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को माना। फिलहाल वो अंग्रेजी का माध्यम रहा नहीं, ज़्यादा दिन तक चला नहीं, लेकिन माना था। मैकाले द्वारा मैकाले कमीशन कब आया, तो 1835 में आया, और इन्होंने शिक्षा का माध्यम क्या माना था, अंग्रेजी। लेकिन अगर 1813 की बात की जाए, जब ब्रिटिश भारत आए थे, तब इन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा शुरू की थी, कैसे, क्षेत्रीय भाषा माध्यम मान के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। दूरस्थ शिक्षा में अधिगमकर्ता अकेले या समूह में खाली स्थान के द्वारा निर्देशित होकर कार्य करता है। मतलब किसके द्वारा निर्देशित होकर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है सुविधा प्रदाता, अगला है वेब रिसोर्सेज द्वारा, अगला है अध्ययन सामग्री द्वारा, अगला है गुरु प्रशिक्षक द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन सामग्री द्वारा। दूरस्थ शिक्षा से मतलब क्या होता है दोस्तों? दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षक तथा शिशु को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे, दूरस्थ शिक्षा का सीधा एक एग्जाम्पल ये है कि जो ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग जाइए, आपका जब मन हो तब आप लोग वीडियो जो सेव रहते हैं आप लोग उनको देख सकते हैं। यही होता है दूरस्थ शिक्षा से मतलब। तो दूरस्थ शिक्षा में कोई ज़रूरत नहीं होता है कि समय पर मौजूद रहें या व्यक्ति विशेष मौजूद रहे। वहाँ पे क्या होता है, इसमें शिक्षक किताबों की सहायता से ज्ञान अर्जित करते हैं। तो इसमें अध्ययन सामग्री का होना जरूरी होता है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो दूरस्थ शिक्षा ये हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, विभाजन के समय 1947 में खाली स्थान कार्यरत विश्वविद्यालय थे। 1947 में कितने विश्वविद्यालय कार्यरत थे, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है 5, अगला है 4, अगला है 3, अगला है 2। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2। कितने थे, 2 थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक अध्यापक यह महसूस करता है कि उनके विद्यार्थी उनके अध्यापन से संतुष्ट नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए?
क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, पेडागोजी से रिलेटेड है दोस्तों, कि एक अध्यापक जब यह महसूस करता है कि उनके विद्यार्थी जो हैं उसके अध्यापन कार्य से यानी कि टीचर के अध्यापक कार्य से संतुष्ट नहीं है, तब उसे क्या करना चाहिए एक टीचर के माध्यम से। पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को सलाह दें कि वे प्राइवेट ट्यूशन लगा लें, तो ये वाली बात तो बिल्कुल नहीं होगी। अगला है उसे स्वयं एक रिफ्रेशर कोर्स कराना चाहिए ताकि अपना अध्यापन सुधर जाए। उसे स्वयं एक रिफ्रेशर कोर्स करना चाहिए ताकि उसका अध्यापन सुधर सके। ये बात सही हो सकती है, लेकिन आगे देखेंगे। कोई और नौकरी ढूंढ ले, तो ये भी बात बिल्कुल सही नहीं होगी। अगला है मुख्याध्यापक से प्रार्थना करें कि वह उसकी अध्यापन कक्षा बदल दें, तो ये वाली बात भी नहीं सही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, वह स्वयं को एक रिफ्रेशर कोर्स कराए ताकि अपना वो अध्यापन यानी कि टीचिंग शैली, टीचिंग स्किल को ही बदले, और उसके बाद टीचिंग स्किल को अपनी चेंज करके जब बच्चों के सामने इंटरेक्ट होगा तो बच्चे नो डाउट अच्छे तरीके से सीखेंगे। यानी कि बच्चा उनकी अध्यापन शैली से संतुष्ट क्यों नहीं है, यानी कि उनके पढ़ाने का ढंग ही नहीं सही है, शायद इसीलिए बच्चे संतुष्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कक्षा में चीजों को गलत होने का संभावित कारण नहीं हो सकता। कक्षा में चीजों के गलत होने का संभावित कारण क्या नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है एक बाहरी गड़बड़ी, अगला है कक्षा नियंत्रण से बाहर, अगला है छात्र स्कूल नहीं आया, अगला है एक गतिविधि काम नहीं करती। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, छात्र स्कूल नहीं आया। छात्र स्कूल नहीं आया, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन क्या था, कक्षा में चीजों के गलत होने का संभावित कारण क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता ये पूछा गया था दोस्तों। कक्षा में चीजों का गलत होने का संभावित कारण क्या नहीं हो सकता कि विद्यालय में जो छात्र का विद्यालय में उपस्थित ना होना, ये इसका कारण नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों कारण होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। सामुदायिक निम्नलिखित में से किस पर एक वॉचडॉग है। सामुदायिक निम्नलिखित में से किस पर एक वॉचडॉग है। पहला ऑप्शन है सरकार पर, अगला है लोगों पर, और अगला है समाज पर, अगला है स्कूल पर। तो दोस्तों आप लोग याद रखना, समुदाय स्कूल स्तर पर एक वॉचडॉग है। जो समुदाय है ये स्कूल स्तर पर एक वॉचडॉग है। समुदाय शिक्षा में क्या होता है दोस्तों, इसमें उद्देश्यों का निर्माण होता है और क्या होता है, तथा उन्हें प्रदान करने के लिए एक विभिन्न स्कूलों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा पर नियंत्रण भी रखता है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि समुदाय जो है ये स्कूल स्तर पर एक वॉचडॉग है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और क्वेश्चन क्या था कि सामुदायिक निम्नलिखित में से किस पर एक वॉचडॉग है, तो जो समुदाय होता है ये स्कूली शिक्षा पर एक वॉचडॉग है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। स्कूल में जोखिम कारक क्या है। स्कूल में जोखिम कारक क्या है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। पहला है छात्रों का स्वास्थ्य, अगला है असुरक्षित पानी, अस्वच्छता और खराब हाइजीन, अगला है स्कूल परिसर, अगला है शिक्षकों का रवैया। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, स्कूल में जोखिम कारक क्या है। स्कूल के अंदर अगर असुरक्षित पानी है या वातावरण सही नहीं है या खराब हाइजीन है तो ये स्कूल में जोखिम का कारण हो सकते हैं। बाकी ये छात्र का स्वास्थ्य, स्कूल परिसर, शिक्षकों का रवैया, ये जोखिम के कारक नहीं होंगे, ये जोखिम के कारक नहीं होंगे। जोखिम का कारक पूछा गया था तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। प्राथमिक स्कूल शिक्षक की प्रमुख जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से संवाद करना है ताकि, पहला कथन क्या दिया है, प्रबंध के संबंधी मुद्दों के बारे में स्कूल प्रबंध में कठिनाइयों और समस्याओं को सूचित करना, अगला है माता पिता के साथ प्रभावी और विश्वसनीय बंधन बनाने के लिए, अगला क्या है ऑप्शन, अगला कथन है स्कूल और घर के बीच दो तरफा माध्यम बनाने के लिए। तो इसके संदर्भ में ये तीन कथन दिए गए हैं, सॉरी दोस्तों एक चौथा भी है।
स्कूल कार्यक्रमों और छात्र प्रगति के बारे में परिवारों का साथ। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है देखेंगे, सभी सत्य हैं, या अगला है ACD सत्य हैं, अगला है BCD सत्य हैं, या अगला है ABC सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी BCD सही है, यानी कि BCD, ए वाला ये गलत हो जाएगा, BCD सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य। समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य क्या है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है सामाजिक स्थिरता बनाए रखना, अगला है बच्चों में व्यावसायिक सक्षमता का पर्याप्त स्तर विकसित करना, अगला है बच्चे को जीवन के लिए तैयार करना, या अगला है बच्चों को अपने परिवेश को समझने में मदद देना। तो दोस्तों, समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को जीवन के लिए तैयार करना, यानी कि बच्चे का एक तरफा विकास ना करना, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल देना एक शिक्षक का दायित्व होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे प्रशिक्षण की गुणवत्ता नहीं है पूछा गया है कि कौन सा अच्छे प्रशिक्षण की गुणवत्ता नहीं है। पहला ऑप्शन है व्यापकता, अगला ऑप्शन है विश्वसनीयता, अगला ऑप्शन है साध्यता, या अगला ऑप्शन है अवलोकन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन। अवलोकन को दोस्तों अच्छे प्रशिक्षण की गुणवत्ता नहीं माना जाता है। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि अच्छे प्रशिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो 96 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें कि अच्छे प्रशिक्षण की गुणवत्ताएं यानी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। पहला होता है उद्देश्यता, अगला होता है व्यापकता, ये जो दोस्तों दी है, अगला दिया है साध्यता, अगला होता है सुगमता, अगला होता है सारोमान्यता। ये सभी अच्छे प्रशिक्षण की गुणवत्ता यानी कि या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अवलोकन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, एक प्रश्न पत्र का निर्माण करने के पश्चात अध्यापक यह जानना चाहता है कि क्या इससे उन विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों का प्रशिक्षण हो जाएगा जो वह उसके पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए थे। बताइए वह अध्यापक निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रशिक्षण की वैधता, अगला है विषय वस्तु का विस्तार, अगला है प्रशिक्षण का विश्वसनीयता, अगला है प्रशिक्षण की वस्तुनिष्ठता। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रशिक्षण की वैधता। वो टीचर क्या करना चाह रहा है, प्रशिक्षण की वैधता जांचना चाह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। एक 7 साल का विद्यार्थी क्लास स्तर के हिसाब से नहीं पढ़ सकता शिक्षक को, यानी कि क्वेश्चन क्या है कि एक 7 साल का विद्यार्थी है जो क्लास स्तर के हिसाब से नहीं पढ़ सकता, तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है निम्न स्तर पर पढ़ने का अभ्यास देना चाहिए, अगला है माता पिता को खबर करनी चाहिए, अगला है उसकी क्लास को रोक देना चाहिए, या अगला है विशेषज्ञों की सहायता लेकर कारण जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशेषज्ञ की सहायता लेकर कारण जानने का प्रयास करना चाहिए एक टीचर के रूप में कि वो बच्चा आखिरकार क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, उसमें क्या कमियां हैं। बाकी ये वाली तीनों बात गलत हो जाएंगी कि माता पिता को खबर करनी चाहिए, उसे क्लास से रोक देना चाहिए, या निम्न स्तर को पढ़ाने का अभ्यास देना चाहिए, ये तीनों वाली बातें गलत हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, स्कूल में विद्यार्थियों के लिए समय आबद्ध यानी कि टाइम बाउंड परीक्षण कार्यक्रम क्यों लागू करना चाहिए। देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों की प्रगति उनके माता पिता तक पहुंचाई जा सके, अगला है नियमित अभ्यास बना रहे, अगला है अंतिम परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण किया जा सके, अगला ऑप्शन है नतीजों के आधार पर नियमित कार्यक्रम को अपनाया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, नतीजों के आधार पर नियमित कार्यक्रम को अपनाया जा सके। ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी टाइम बाउंड के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और आज के प्रैक्टिस सेट 1 का अंतिम क्वेश्चन। विद्यार्थियों को लेखन शैली और अभिव्यक्ति की शक्ति खाली स्थान द्वारा सबसे अच्छी तरह से परीक्षण की जाती है। पहला ऑप्शन है कक्षा में मौखिक प्रश्न और उत्तर, अगला है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों वाले मानकीकृत परीक्षण, अगला है विस्तृत उत्तर वाले परीक्षण, अगला है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत उत्तर वाले परीक्षण। यानी कि क्वेश्चन क्या था? विद्यार्थी के लेखन शैली और अभिव्यक्ति की शैली, यानी कि लेखन शैली और बोलने की शैली सबसे अच्छी तरह से विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के परीक्षण के माध्यम से की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।